वेलकम टू एक्सियन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडियन हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री एग्ज़ाम्स का एक बेहतरीन पार्ट है और हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्ज़ाम्स एंड योर लाइफ। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए। लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिस्ट्री आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री को लगभग दो पार्ट में बांटा गया है, देखा जाए तो एक इंडियन हिस्ट्री, एक वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट एक है एंशिएंट, उसको कवर करेंगे। उसके आगे जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आगे चलते रहेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं और हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद डिसाइड करिएगा कि आगे के पार्ट किस तरीके से चलेंगे। पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा, मैं जिस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQ फॉर्म्स उस टॉपिक के जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और MCQ आपको मिलेंगे। कंटिन्यू आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको लगभग हिस्ट्री से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कराऊंगा। इसके साथ ही क्लास की PDF और क्लास की नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एक्सियन क्लासेस के नाम से है। यहाँ आप क्लिक करके भी डायरेक्ट वहाँ से पहुँच सकते हैं और PDF भी आपको वहाँ से प्रोवाइड होती रहेगी। देखिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जैसा कि मैंने बताया कि हिस्ट्री, ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निर्मित हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषण करना, नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। तो आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री है क्या। यानी इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हमारा हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अब इसकी अगर जेन्युइन से अगर आप सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा, यदि आप उसकी डिफिनीशन अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ ये होगी कि एक विषय के रूप में मानव सभ्यता, एक विषय के रूप में मानव सभ्यता के विकास, मानव सभ्यता के विकास के क्रम में अतीत की अभिलिखित घटनाओं, मानव सभ्यता का जो विकास का जो क्रम है उसकी अतीत की जो अभिलिखित घटनाएं हैं, ठीक है, उनका कालक्रमिक अध्ययन यानी काल के साथ क्रम रूप से अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका इतिहास कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज अगर आप समझें तो ये है हमारा इतिहास। इसके साथ ही यदि आप हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप जान लीजिए। फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो है हमारे हेरोडोटस। हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जा सकता है। इन्होंने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक की रचना की थी। हिस्टोरिका पूछा जाता है क्वेश्चन कि हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक की रचना की, तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। कब की है? तो 5वीं सदी में की है। तो हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं और 5वीं सदी में इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं टॉपिक को। देखिए, लिखा है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन। तो प्राचीन इतिहास की जानकारी के क्या साधन रहे हैं, उनको हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ा है, वो किस तरीके से आगे हमारे उपयोग में आए हैं, हमने इतिहास को किस तरीके से जाना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास की जो जानकारी है 2 भागों में बांटी गई है। एक है साहित्यिक साधन, एक है पुरातात्विक साधन। ठीक है, और देशी विदेशी दोनों है, यानी कुछ देशी लोगों ने भी इसका इन्वेंट किया हुआ है, कुछ विदेशी लोगों ने भी इसके बारे में कुछ बताया है।
इसके बाद फिर यानी प्राचीन इतिहास जानकारी दो भागों में बटी, साहित्यिक और पुरातात्विक। फिर साहित्यिक साधन को दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। फिर धार्मिक साहित्य को भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। इसके साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ को दो भागों में बांटा गया है, श्रुति जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि आते हैं, स्मृति जिसके अंदर रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति आदि आती हैं। ठीक है। इसके बाद जो है लौकिक साहित्य भी हमारा जो है, जैसे हमने साहित्य दो साधन बताए, साहित्यिक और पुरातात्विक। फिर साहित्यिक को दो हैं, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक में ब्राह्मण और अब्राह्मण, ब्राह्मण में दो हैं, श्रुति और स्मृति। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे लौकिक साहित्य की। तो लौकिक साहित्य चार प्रकार के हैं, एक ऐतिहासिक साहित्य है आपका, फिर इसके बाद एक विदेशी विवरण है आपका, इसके बाद फिर जीवनी और कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। ठीक है। पुरातात्विक सामग्रियों को तीन भागों में बांटा गया है, यानी जो पुरातात्विक सामग्रियां हैं, ठीक है, उनको तीन भागों में बांटा गया, अभिलेख जो लिखी हुई चीज़ें हमको मिली हैं, मुद्राएं और भग्नावशेष स्मारक। ठीक है, जो स्मारक इत्यादि बनी हुई हैं, उन सब चीज़ों से हम लोगों ने वो दो चीज़ें जो हैं वो पुरातात्विक सामग्रियों के रूप में हमको प्राप्त हुई हैं। तो साहित्यिक साधन और पुरातात्विक, साहित्यिक मतलब जो लिखा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, जो बना हुआ है, जिसके द्वारा हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है, वो पुरातात्विक है, साहित्यिक है। और पुरातात्विक में अभिलेख जो हमको अभिलिखित मिले हैं, मुद्राएं जो मिली हैं, ठीक है, जो शिलालेख पे लिखी हुई चीज़ें मिली हमको, जो भग्नावशेष जो स्मारक मिली हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती है, पुरातात्विक के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं, साहित्यिक साधन के बारे में बात करेंगे। देखिए साहित्यिक साधन में पहला है धार्मिक साहित्य आपका, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति हम लोग बड़ा, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांगाद, स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण आदि। अब्राह्मण ग्रंथ, लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनी, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। फिर पुरातात्विक हम लोगों ने तीन पढ़ी हैं, अभिलेख, मुद्राएं और स्मारक। आगे बढ़ते हैं, वेद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए वेद क्या है। ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और वे सबसे पहले आते हैं। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और मुख्य रूप से वेद कितने हैं, चार। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ सकते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद कितने प्रकार, चार होते हैं। उसके बाद फिर कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। ये आर्यों के प्रकार, प्रसार, पाशविक युद्ध, अनार्यों, दासों और दस्युओं और उनके निरंतर संघर्ष तथा उनके सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अथर्ववेद से तत्कालीन संस्कृत का विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले अगर कुछ लिखित चीज थी तो वो वेद थे। और मुख्य रूप से वेद कितने होते हैं, चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ज़्यादातर जो ऋग्वेद का जो यूज़ रहा है, ऋग्वेद ज़्यादातर हमारे लिए चिकित्सा से रिलेटेड जो भी जानकारी रही है वो ऋग्वेद में रही हैं। और सामवेद जो है वो आपका ज़्यादातर जो जानकारी सामवेद की रही है वो युद्ध से रिलेटेड। सामवेद जो है कला एवं संगीत से संबंधित रहा है हमेशा से, यानी सामवेद में कला और संगीत की जानकारी हमको मिलती रही है। उसके बाद फिर यजुर्वेद में आपको युद्ध कला से रिलेटेड जानकारी रही है। और अथर्ववेद में भवन निर्माण से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि ऋग्वेद किससे संबंधित है, तो चिकित्सा शास्त्र से। यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो युद्ध कला संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है, तो कला एवं संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद भवन निर्माण कला से संबंधित है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्राह्मण ये है क्या। तो जैसा कि लिखा है, वैदिक मंत्र तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा गया। यानी जो वैदिक मंत्र हैं उनकी संहिताएं हैं जो कि गद्य टीकाओं, उनकी जो गद्य टीका है उनको क्या कहा गया, ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन ब्राह्मण में जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐतरेय, शतपथ, पंचविश, तैतरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। ऐतरेय के अध्ययन से राज्याभिषेक तथा अभिषिक्त नृपतियों के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐतरेय में क्या प्राप्त होता है, राज्याभिषेक
राज्याभिषेक तथा अभिषिक्त नृपतियों के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। शतपथ के 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गंधार, शाल्य तथा कैकेय आदि और प्राच्य देश से कुरु, पांचाल, कौशल तथा विदेह के संबंध के ऐतिहासिक कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं। राजा परीक्षित की कथा ब्राह्मणों द्वारा ही अधिक स्पष्ट होती है। तो कुल मिला बेसिकली आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ब्राह्मण है क्या, ब्राह्मण ग्रंथ मतलब क्या है। तो ज़्यादातर इसमें जो है वैदिक मंत्रों, संहिताओं, टीकाओं को ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है। और जो राज्याभिषेक से रिलेटेड जो भी शतपथ, राज्याभिषेक के अतिरेक के अध्ययन से राज्याभिषेक तथा अभिषिक्त नृपतियों के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। शतपथ के 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर गंधार के शाल्य, कैकेय आदि प्राच्य, कुरु, पांचाल, कौशल तथा विदेह के संबंध में ऐतिहासिक कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं। और राजा परीक्षित की कहानी ज़्यादातर हम लोग भागवत वगैरह यदि आपने किसी ने सुन रखी होगी तो परीक्षित की कहानी ज़्यादातर लोग पंडित जी बताते रहते हैं। तो ब्राह्मणों द्वारा ही अधिक स्पष्ट होती है ये। आगे बढ़ते हैं उपनिषद का। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। उपनिषदों में क्या चीज़ जानकारी मिलती है? बृहदारण्यक तथा छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों में बिंबिसार के पूर्व भारत की अवस्था क्या थी, अवस्था की जानी जाती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों में स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन सर्वोत्तमता अधिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में पाए जाते हैं। उसके बाद है वेदांग। वेदांग ज़्यादातर जो होते हैं वेदांग, वो मुख्य रूप से 6 वेदांग माने गए अपने यहाँ। 6 में से एक आपका शिक्षा होता है, शिक्षा। उसके बाद फिर आपका कल्प होता है, कल्प। व्याकरण होता है। व्याकरण के बाद आपका निरुक्त होता है, छंद होता है, निरुक्त, छंद। उसके बाद फिर ज्योतिष। तो 6 वेदांग बेसिकली माने गए आपके, और इन्हीं को हमको पढ़ना भी है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ था। यानी वैदिकों के अध्ययन के लिए 6 विधाओं का हुआ था, जैसा कि हमने बताया भी, जिन्हें क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंग तथा इस साहित्य के पौरुषेय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। ये वे हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदशास्त्र तथा ज्योतिष। ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। एक होता है आपका शिक्षा, उसके बाद फिर होता है आपका कल्प, उसके बाद होता है आपका व्याकरण, उसके बाद होता है आपका निरुक्त, उसके बाद होता है आपका छंद, और उसके बाद होता है आपका ज्योतिष। ये 6 वेदांग आपके पाए जाते हैं। शिक्षा, देखिए, वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण है तो इसका निर्माण किया गया है। व्याकरण जो है वो उसको शुद्ध करने के लिए इसका काम किया जाता है। उसके बाद शिक्षा के बाद फिर कल्प, वैदिक कर्मकांडों, यानी इसमें जो है आपका वैदिक कर्मकांड को संपन्न करने के लिए जो वे हेतु नियम सब बताए गए हैं। व्याकरण में क्या होता है? इसमें नामों एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु जानकारी इसमें दी गई है। निरुक्त में क्या करते हैं? शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम है, या भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की है। निरुक्त की रचना किसने की है? यास्क ने। फिर छंद क्या है? तो वैदिक साहित्य में गायत्री, तिष्टुप, जगत, बृहति का प्रयोग किया जाता है। और ज्योतिष क्या है? इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया। इसके प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि थे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और
फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे स्मृतियाँ। देखिए स्मृतियाँ जो हैं, स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। और स्मृतियाँ जो हैं हमारे यहाँ मुख्य रूप से 6 मानी गई हैं, जिनमें से पहली होती है हमारे यहाँ मनुस्मृति। नंबर 2 पे आपकी आती है गौतम स्मृति। इसके बाद आपकी आती है विष्णु स्मृति। इसके बाद आपकी आती है नारद स्मृति। इसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति। और उसके बाद आती है वशिष्ठ स्मृति। तो मुख्य रूप से आपकी 6 हो गई, यानी एक मनुस्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और वशिष्ठ स्मृति। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपके पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, स्मृतियों का उदय सूत्रों के बाद हुआ। मनुष्यों के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। संभवतः मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य एवं याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। उस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, सम्मत, हरित, अंगीरा आदि जिनका समय संभवतः 100 से 600 ईसा पूर्व था। मनुस्मृति के उस समय भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। मरुचि, कुल्लूक एवं गोविंद राज आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्वरूप, अपार्क, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में महाकाव्य आपके मुख्य रूप से 2 हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा है महाभारत और एक पढ़ा है मान्य रामायण। तो महाकाव्य में महाभारत और रामायण है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है और महाभारत की महर्षि वेद व्यास जी ने रचना की है। जो महाभारत है उसमें कालांतर में 12,000 और फिर 24,000 हो गए हैं जो श्लोक हैं उसमें, और चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण कहते हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित है। बालकांड, अयोध्याकांड, वर्णनकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड से उत्तराकांड नामक 7 कांडों में बटा हुआ है। ठीक है। इसी तरीके महाभारत रामायण से बड़ा महाकाव्य है। मूलतः 34 ईस्वी पूर्व में था और इसका जो नाम था वो जय संहिता था। और उसका नाम क्या था? इसका नाम था चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा गया। उसके बाद पुराण, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथों को पुराण कहते हैं। ठीक है। पुराण किसे कहते हैं? प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को क्या बोलते हैं? पुराण बोलते हैं। उसके बाद फिर पुराणों के 5 छपाए गए। यह है सर्प, प्रतिसर्ग, विषय, मनवंतर तथा वंशानुचरित। कुल पुराणों की संख्या 18 है। टोटल पुराण कितने? 18। ब्राह्मण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण। उसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वारा पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण। उसके बाद ब्रह्मांड पुराण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य
को त्रिपिटक कहा गया है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक, संस्कृत त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं। और वूलर एवं रीज डेविडिस महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बाद जैन साहित्य में क्या है, ऐतिहासिक जानकारी है। जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की ही तरह महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृतिक एवं भाषा मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम सार कहा जाता है, इसकी संख्या 12 बताई जाती है। आगे चलकर इनमें से इनके उपांग भी लिखे गए। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्ण, 6 संध सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं अनुयोग्य द्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय और आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। इसके बाद विदेशों का विवरण है। यूनानी, रोम लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। फिर पुरातत्व मतलब अभिलेख, सिक्के, स्मारक भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि से रिलेटेड जो चीज़ें मिलती हैं वो अभिलेख में मिलती हैं आपकी। उसके बाद अभिलेख, उसके बाद फिर आता चित्रकला। तो चित्रकला से हमें उस समय की जीवन की जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों मानवीय भावनाओं को सुंदर जीवन की जानकारी अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्तकालीन कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। तो ये था हमारा कुछ इतिहास रिलेटेड इंट्रोडक्शन। तो यदि आप वीडियो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास की वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, नोटिफिकेशन भी आपको यहीं से